आप सबों का अध्याय 1 का देखो अध्याय 1 को 5-6 अलग अलग उप चैप्टर में विभाजित किया गया है। तो हम लोग 1 का जो कि भूमि और मृदा संसाधन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पिक्चर को ध्यान से देखो। भूमि है, फसल है, यहाँ पर क्या है, केचुआ सब है, यहाँ पे साग सब्जी सब है, सूर्य की ऊर्जा है, और ये पक्षी सब भी है, ये सब है। तो हम लोग जो भूमि से संबंधित जितनी चीजें हैं उस संसाधन के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलो हम लोग अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, काम पर चलते हैं। देखते हैं हमारे सामने पहला सवाल क्या है। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न को बनाएंगे। तो चलो लघु उत्तरीय प्रश्न को बनाते हैं। गुड। सबसे पहला सवाल है, क्या है, जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्यों के नाम लिखें। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है। नाम से समझो। जलोढ़, हम जल की बात कर रहे हैं, यानी यह मिट्टी जहां भी होगा वहां नदी होना चाहिए और बाढ़ भी आना चाहिए। फिर उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सा फसल हम उपजा सकते हैं। तो चलो देखते हैं। जहां भी नदी होना चाहिए, जल जल वहीं होगा जहां नदियां हैं। उत्तर प्रदेश गंगा नदी है, बिहार पता ही है, पंजाब 5 नदियां हैं, हरियाणा सटा हुआ क्षेत्र है, उड़ीसा नदी है, आंध्र प्रदेश नदी है। देखो दक्षिण भारत से जितनी नदियां होती है ना, ताप्ती और नर्मदा को छोड़ करके बाकी सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है। असम ब्रह्मपुत्र नदी है। गुजरात और राजस्थान का भी कुछ भाग है। इन सभी इसलिए लिखा गया कुछ भागों में पाई जाती है। इन सभी जगह क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। तो जलोढ़ मिट्टी में वही चीज उपजता है जो बिहार में उपजता है। तो देख लो बिहार में क्या क्या उपजता है, उसको लिख देना है। चावल उपजाते हैं, ठीक है, गेहूं उपजाते हैं, मक्का उपजाते हैं, गन्ना भी उपजाते हैं। हसनपुर चीनी मिल है हमारे यहाँ, रोसड़ा के बगल में है। और हम लोग दलहन भी उपजाते हैं, दाल भी उपजाते हैं। ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, उपजाते हैं। और एक बात का ख्याल देखना, यहाँ की जो मिट्टी है वो क्या है, उपजाऊ है। क्या है, उपजाऊ है। और उपजाऊ होने के कारण क्या है, फसल उपजाते हैं। इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, कृषि के लिए उपयुक्त होती है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास दूसरा सवाल क्या है। समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। देखो समोच्च, अगर हम इसको थोड़ा बहुत संधि विच्छेद करें, देखो एग्जैक्ट संधि विच्छेद नहीं होता है। सम मतलब बराबर उच्च, यानी हमने क्या किया, ऊंचा क्षेत्र को बराबर करने की बात की। ऊंचा पर जो कोई क्षेत्र हो, पहाड़ तो ऐसे खड़ा होगा, ऊंचाई पर ये चीज है, ये फिर इससे नीचे, इस पर ये नीचे, इस पर ये नीचे। हम इसको बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। बराबर कैसे होगा, इस तरह से होगा। तो चलो समझते हैं। समोच्च कृषि वह विधि है, हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो ऊंचाई वाला चीज को बराबर करना होगा। तो ऊंचाई कहां पर होगा, जहां पहाड़ होगा। जहां पर क्या होगा, पहाड़ होगा। और पहाड़ होगा तो क्या होगा, ढाल होगा। पहाड़ तो ऐसा होता है, तो पहाड़ होगा तो क्या होगा, ढाल होगा। और ढाल पर हमको करना है खेती, यानी हम करेंगे क्या, समांतर खेत तैयार करेंगे। कैसे तैयार करेंगे, समोच्च रेखाओं के समांतर। ऐसा क्यों करते हैं, ये पहाड़ है, अगर इसको हम इस तरह से नहीं करेंगे तो पानी ऐसे करके गिर जाएगा। अगर हम पानी करेंगे तो पानी ऐसे करके गिरेगा, फिर ऐसे करके होगा, फिर ऐसे करके गिरेगा। तो इससे क्या होता है, जल का बहाव कम होता है। जल का बहाव क्या होता है, कम होता है। जल का बहाव कम होगा तो क्या होगा, मृदा अपरदन। देखो अगर पहाड़ इस तरह से है, यहां से पानी चलेगा तो उसका क्या हो जाएगा, पावर बढ़ जाएगा, तो मिट्टी को तुरंत खींच लेगा नीचे। और अगर इस तरह से गिरेगा तो इसका स्पीड क्या होगा, कम होते जाएगा। तो मिट्टी का जो गिरना है वो क्या हो जाएगा, उसको रोका जा सकता है। क्लियर हो गया। हमने क्या किया, 1 और 2 बना लिया। अब हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर सवाल पे। देखते हैं हमारे पास तीसरा नंबर सवाल क्या है।
पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? क्वेश्चन को समझो। पवन अपरदन यानी हवा से क्या हो रहा है? खराबी हो रही है। हवा से क्या होगा? मिट्टी उड़ जाएगा। तो चलो समझते हैं। सबसे पहले कौन सा कृषि पद्धति उपयोगी होती है? पट्टिका। क्या नाम है उसका? पट्टिका। इसमें हम क्या करते हैं? खेतों को क्या करते हैं? पट्टियों में बांट देते हैं। जब खेत को हम पट्टियों में बांट देंगे तो क्या होगा? हवा जो चलेगी उसकी गति कम हो जाएगी। जिस तरह से पानी की गति को कम करके हमने मिट्टी के अपरदन को रोका, उसी तरह हम क्या करेंगे? हवा की गति को क्या करेंगे? कम करेंगे। तो हवा की गति जैसे कम होगी तो मिट्टी का उड़ना क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। अब क्या होगा? मिट्टी कम मात्रा में उड़ेगा। तो क्लियर हो गया। हमने 1 भी बना लिया, 2 भी बना लिया और 3 भी बना लिया। अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर में। देखते हैं चौथा नंबर में क्या है। कहता है भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ? यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है? हमने अभी तक नदी के एरिया की बात कर लिया, जलोढ़ मिट्टी, पहाड़ की मिट्टी के बारे में बात कर लिया, पवन वाला एरिया का भी बात कर लिया, लेकिन हम लोग नदी का जो सबसे लास्ट एरिया होता है जहाँ समुंदर है उसका बात हमने नहीं किया। तो वही हुआ नदी डेल्टा। तो देखो ये कहाँ पर है? भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों। तट का मतलब होता है जहां समुद्र है। तट का मतलब है जहां समुद्र है। तो वह जगह कौन सा है? वह जगह है बंगाल। वह जगह कौन है? बंगाल। दूसरा क्या हुआ? ओडिशा। और भी जगह है, लेकिन ये दोनों जगह में ज्यादा नदी डेल्टा का विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, मैदानी भाग ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे नदी डेल्टा का विकास हुआ है। इससे यहाँ क्या है? यहाँ की जो मिट्टी है वो महीन कणों वाली और उपजाऊ होती है, और जो भी महीन कण और उपजाऊ होगा वो किस फसल के लिए उपयोगी हो जाएगा? धान जैसी फसल के लिए उपयुक्त है। क्लियर हो गया 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर सवाल देखते हैं। फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? चलो इसको समझते हैं। फसल चक्रण, फसल का चक्र। फसल का चक्र का क्या मतलब होता है? देखो ये पहिया, ये एक चक्र है। यह जब घूमेगा तो जो चीज यहाँ पर है वो कभी नीचे आ जाएगा, और जो चीज यहाँ पर है वो कभी ऊपर चला जाएगा। ऐसा होगा। यानी हम क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में क्या होता है? सहायक होता है। अब तुम देखो, जब तुम क्लास में पढ़ने के लिए जाता होगा, 1 घंटी होता होगा मैथमेटिक्स का, दूसरा घंटी होता है हिंदी का, तीसरा घंटी होता है सोशल साइंस का, चौथा घंटी होता है साइंस का। ये क्या है? चक्र में है। ऐसा भी तो हो सकता था आज का जो 5 घंटा है केवल मैथ पढ़ना है, कल और इसी को 30 दिन पढ़ाया जाता कंटिन्यू, फिर अगला महीना क्या होता? हिंदी पढ़ाया जाता। ऐसा नहीं बनाया गया, इसको एक चक्र में बनाया गया है। क्यों ऐसा चक्र में बनाया गया है? क्योंकि चक्र से क्या होता है, ये भी याद रह जाएगा, 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 कल फिर क्या होगा? ये भी याद रह जाएगा। ऐसे क्या होता, मैथ जब खत्म हो जाता फिर हम दूसरा चीज सीखते, जब तक में ये सीखते तब तक में ये चीज भूल जाते। यानी कि विद्यार्थी की जो उर्वरता है वो कम हो जाती है। उर्वरता बनाए रखने के लिए हमने क्या किया? 5 चैप्टर को चक्र में बना दिया। तो वही चीज है। तो यहाँ पर हम फसल का चक्र कर रहे हैं। फसल कहाँ उपजता है? मिट्टी में। मिट्टी का चीज क्या है? तो उसकी उर्वरता को क्या करना है? बनाए रखना है। कहता अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? तब क्या होगा? जो एक ही फसल है उसमें पोषक तत्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और अगर हम इसको चक्र में करें, यानी दलहन और तिलहन जैसी फसलें भी उपजाएं, तो मिट्टी में क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन जो है वो जुड़ता है। इससे क्या होता है? पोषणीय संतुलन बना रहता है। क्लियर हो गया 5 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब हम लोग जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे हैं। हमने पहला भी बना लिया है, जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न थे उसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब हमारे पास है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो चलो हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को
देखते हैं हमारे पास क्या है। गुड, पहला सवाल क्या है। जलाक्रांता कैसे उत्पन्न होती है, मृदा उपरदन में इसकी क्या भूमिका है। एक शब्द देखो, अक्रांता, हो सकता है स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो, उसको तुम लोग ध्यान मत देना। ये जो शब्द है अक्रांता, इसको पहले समझो, ये हम किसके लिए इस्तेमाल किए। जब बाहर के लोग हमारे ऊपर आकर के हमला करते और हमको बर्बाद करते तो उसको हम कहते हैं आक्रांता, यानी आक्रमण करने वाला। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जला आक्रांता, यानी जल से आक्रमण हो रहा है। जल से आक्रमण किस पे होगा, मिट्टी पर होगा, यानी मिट्टी को बर्बाद कर दे, मिट्टी को तहस नहस कर दे, अपने साथ लेकर के चले जाए। तो गुड, आते हैं अब। कहता है जब हरित क्रांति हुई, क्या हुआ, हरित क्रांति हुआ। क्रांति हुआ, क्रांति का क्या मतलब हुआ, कुछ अच्छा चीज हुआ। क्या अच्छा चीज हुआ, अत्यधिक उत्पादन शुरू हुआ। कहता है ये अत्यधिक उत्पादन कैसे हुआ, हरित क्रांति होने से क्या हुआ, अत्यधिक उत्पादन हुआ। तो सवाल है ये कैसे हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि सिंचाई का साधन हो गया। पहले वर्षा पर निर्भर थे, अब हमारे पास पंप सेट हो गया। पहले सिर्फ गोबर का खाद था, अब हमारे पास रासायनिक खाद हो गया। पहले हम घर में ही बीज बनाते थे, अब हम लेबोरेटरी में बीज बनाने लगे। इन सभी चीजों का क्या हुआ, भारी उपयोग हुआ। भारी उपयोग हुआ तो भारी उत्पादन हुआ। कहाँ हुआ, पंजाब में, इसलिए पंजाब के किसान अमीर हो गए। हरियाणा में दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र था, और कुछ ऐसा एरिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश था जैसे वहां का जाट। तो ये सब चीज जो हुआ, और यहाँ पर क्या था, नदियां का पानी कम था, नहरों से यहाँ सिंचाई हो रही थी। तो इससे क्या हुआ, अति सच्ची सिंचाई की समस्या उत्पन्न हुई। बहुत ज्यादा पानी डाला गया तो खेतों में क्या हो गया, जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, और इसी चीज को कहा गया जलाक्रांता, यानी जल से आक्रमण हो गया। अब क्या हुआ, ये सब चीज तो हुआ, तो क्या हुआ, कहता है मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे लवणों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे भूमि क्षारीय हो जाता है। देखो, नहर से सिंचाई होता था, अत्यधिक सिंचाई हुआ, उर्वरक डाला तो क्या हुआ, जल के साथ जमीन में गया और वहां पर उर्वरक जमीन के अंदर जाता गया। 5 उर्वरक डाला, अगला साल 10 डाला, फिर 15 डाला, फिर 20 डाला, उर्वरक क्या हुआ, बढ़ते चला गया। और यहाँ पर बाढ़ आता नहीं है कि नदी के पानी के साथ वो समुन्द्र में चला जाए। जैसे बिहार में क्या होता है, बाढ़ आता है, अगर हमने यहाँ उर्वरक डाला भी तो बाढ़ के पानी के साथ गंगा में चला गया, कोसी से गंगा, गंगा से फिर समुद्र। तो यहाँ तो ऐसा चीज था नहीं, तो क्या हो गया, भूमि उसकी क्या हो गई, क्षारीय हो जाती है। भूमि क्या हो गई, क्षारीय हो जाती है। और जब भूमि क्षारीय होगा तो क्या होगा, उर्वरता घट जाती है। उर्वरता क्या होती है, घट जाती है। भूख लगा, व्यक्ति ने खाया, अब क्या हुआ, उसको भूख नहीं लगे, पहले खा लिया, खाते गया शरीर क्या हुआ, मोटापा का शिकार हो गया, यानी उर्वरता क्या हुआ, उसका घट गया। पहले वो खाता था काम करने के लिए, अब क्या हुआ, शरीर उसका इतना मोटा हो गया कि वो काम ही नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल यही स्थिति हो गई। तो इसी को क्या कहा गया, यह मृदा अपरदन और भूमि निम्नीकरण का क्या हो गया, मुख्य कारण बनता है। अब क्या हुआ, जो व्यक्ति पहले मजबूत था, यानी जो जमीन पहले उपजाऊ थी, वो मोटा हो गया, यानी क्या हो गया, बंजर हो गया, या रे हो गया, या ऊसर भूमि में बदल गया, मोटा हो गया, अब वो कोई काम कर ही नहीं सकता है। इससे क्या हुआ, कृषि उत्पादन जो है वो क्या हो गई, प्रभावित हो गई। ये जो जलाक्रांता है वो मिट्टी की बनावट और संरचना को क्या किया, नुकसान पहुंचाया, और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को क्या दिया, चुनौती दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो जलाक्रांता है, ये मृदा अपरदन की क्या है, एक महत्वपूर्ण कारक है। क्लियर हो गया एक नंबर। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर सवाल में चलते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है। मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। मृदा यानी मिट्टी, मिट्टी का क्या करना है, संरक्षण करना है, यानी उसका रक्षा करना है। तो चलो देखते हैं। तो रक्षा किससे करना है, मिट्टी को बचाना है।
किससे बचाना है? तो उसको मृदा अपरदन नहीं होना है, यानी उसको बर्बाद होने नहीं देना है। तो ये जो मृदा अपरदन है, ये क्या है? भारत की एक गंभीर समस्या है। क्यों भारत की गंभीर समस्या है? क्योंकि इससे क्या होता है, जो मिट्टी की उर्वरता है वो घट जाती है। कहता है इसलिए मृदा संरक्षण का अर्थ है मिट्टी के क्षरण को रोककर उसकी उर्वरा शक्ति बनाए रखना। पहले जो उसकी उर्वरा शक्ति घट रही, तो सबसे मेरा काम है जो चीज घट रहा है, जो चीज गिर रहा है, पहले उसको गिरने से रोकना। गिरने से क्या किए? रोक दिए। अब रोक करके फिर उसको ऊपर उठाना, यानी उसकी उर्वरा शक्ति को क्या करना है? उसको ऊपर उठाए रखना है, यानी बनाए रखना है। और सवाल है कि हम ऐसा करेंगे क्यों? ये आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि मृदा जो है वो एक अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। मृदा क्या है? एक अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। कहता है विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा होती है, हवा चलती है बहुत तेज रफ्तार, और यहां तक कि मानव क्रियाकलापों से भी मृदा का क्या होता है? कटाव होता है। इसके अलावा जो मृदा संरक्षण का उपाय है उसमें हमको जैविक खाद का उपयोग करना है। पिछले सवाल में हमने पढ़ा था रासायनिक खाद से क्या हुआ? मिट्टी क्षारीय हो गई। तो हमको वो नहीं करना है, क्या इस्तेमाल करना है? जैविक खाद का उपयोग करना है। पहाड़ों पर हमको समुच्च कृषि का उपयोग करना है या सीढ़ीनुमा खेत बनाना है। उर्वरा शक्ति बनाई रहे इसके लिए हमको फसल चक्र अपनाना है। अब वर्षन फसलों की भी बुआई करनी है। और कृषि वानिकी को समझो। हम क्या करते हैं? जंगल को काट करके समतल खेत बनाते हैं, उसके बाद उसमें फसल को उपजाते हैं। कृषि वानिकी का मतलब हुआ हम जंगल को नहीं काटेंगे, कम ही क्षेत्र काटेंगे, हम फल के लिए भी पेड़ रखे देंगे। तो ऐसी वानिकी ऐसा वन जो कि मानव के लिए उपयोग है। और सबसे बड़ी बात है जल निकासी का क्या हो? उचित व्यवस्था हो। अगर जल निकासी का व्यवस्था नहीं होगा तो वो जमीन दलदल हो जाएगा, या वहाँ कीचड़ रहेगा, या वहाँ जल भराव की समस्या होगी, तो उससे हम खेती तो नहीं कर पाएंगे। तो जल निकासी की क्या हो? उचित व्यवस्था हो। झूम कृषि पर रोक हो। देखो पहाड़ी एरिया में लोग क्या करते हैं, पहले जला दिए, उससे जो खाद बना फिर वहां खेती की, फिर दूसरी जगह चले गए। तो जब आबादी कम थी तो उस समय तक ये चलता था तो कोई बात नहीं थी। अब कहा कि इस तरह की जो झूम कृषि है उस पर क्या हो? रोक हो। उसके जगह पर वैज्ञानिक भूमि तरीके से भूमि का क्या हो? उपयोग हो। कहता है इतना तो जरूरी है। तो जब एक व्यक्ति इतना समझ सकता है तो जो एक भारत सरकार है उसने तो कुछ तो किया होगा। तो भारत सरकार ने क्या किया? 1953 ईस्वी में, कब? 1953 ईस्वी में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की। एक बोर्ड बनाया जिसका क्या नाम उसने रखा? केंद्रीय मृदा संरक्षण। केंद्र मतलब देश के स्तर पे मिट्टी का क्या करना है? संरक्षण करना है। तो नाम से स्पष्ट है केंद्रीय। तो इसमें क्या हुआ होगा? इसमें पूरे देश भर में जो मृदा संरक्षण है उसकी योजना को क्या किया होगा? बनाया गया होगा। इसके सफल उदाहरणों में इसने कई योजना बनाई, जिसमें से कुछ योजना क्या है? काफी सफल रहा। तो क्या है उसमें? चलो देख लेते हैं क्या है उसमें। एक मिनट। गुड। सुखो माजरी ये हरियाणा में है, झाबुआ ये मध्य प्रदेश में है। ये सब गांव क्या है? शामिल हैं। जहां पर क्या हुआ? मृदा संरक्षण के जो उपाय किया गया उससे कृषि और जीवन स्तर में क्या हुआ? सुधार आया। तो हमने एक भी देख लिया और दो भी देख लिया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर देखते हैं क्या है। कहता है भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद हमारे यहाँ क्या है? पशुधन है। और क्या है? अत्यधिक है। फिर भी इसका योगदान नगण्य है। स्पष्ट करें। बहुत लोग हैं जिसके पास 40-50 भैंसे हैं, गाय हैं या बकरियां हैं, लेकिन उसके बावजूद जो अर्थव्यवस्था है फिर भी वो गरीब है। कहता है स्पष्ट कीजिए क्यों ऐसा है। पहले तो
ये देखना है पशुधन की संख्या क्या है, सबसे अधिक है, फिर भी इसका आर्थिक योगदान अपेक्षाकृत कम है। क्या कारण है? उसके पीछे का कारण क्या है? चारागाह भूमि की कमी। हमारे यहाँ चारागाह भूमि है ही नहीं कि लोग के पास जो जानवर हो वो जाए चारागाह में, क्या करते हैं, वो अपना भोजन का प्राप्ति करे, जानवर फिर वापस आ जाए, ऐसा है ही नहीं। हमारे पास जो ज्यादातर जमीन है वो क्या है? जमीन है, उसमें हम फसलें उपजाते हैं। ये तो है ही। फिर क्या हुआ? औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण से फिर क्या हुआ? शहरीकरण हुआ। इस दोनों चीजों से क्या हुआ? जो भूमि का उपयोग होता था उसमें बदलाव हो गया, और जब बदलाव हुआ तो पशुपालन के लिए जो जरूरी संसाधन था, जो चारा था, जो चारा के लिए भूमि थी, वो कम हो गया। अब जो शहर बस गया वहां लोगों की, देखो, लोगों की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि जानवरों की जनसंख्या कम होती जा रही है या उसके संसाधन कम हो गए। किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर है। आर्थिक, देखो, किसान खुद का ही भरण पोषण ठीक से नहीं कर पाए तो वो जानवर का कैसे करेगा? अगर उसने जानवर को पाल ही भी लिया और जानवर को कोई बीमारी हो गई तो वह उसका इलाज नहीं करा सकता है। यानी कि पशुओं के लिए पोषण वाला खाना नहीं खरीद सकता है, और कोई अगर बीमारी हो गई तो उस पर वो उचित ध्यान नहीं दे पाता है। दूसरा चीज, जनसंख्या बढ़ गया है, दूध का खपत बढ़ गया है, तो दूध उत्पादन में क्या किया जाता है? एक गाय है, उसकी क्षमता है 10 लीटर, उसको इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि 10 लीटर के बदले में वो करे 15 लीटर। तो इससे क्या होगा? पशुओं का जो स्वास्थ्य होगा वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। दूसरा चीज, जो किसान है उसको क्या है? तकनीकी प्रशिक्षण की कमी है। इसके कारण जो पशुधन है उसको लाभकारी संसाधन में नहीं बदला जा सकता है। इसके कारण क्या हुआ? जो चीज ज्यादा संख्या में हो जाए और उसका कोई उपयोग नहीं हो तो वह हो जाता है बोझ। तो ये जो पशुधन है ये बन गया है बोझ। इसलिए पशुधन होने पर भी इसका आर्थिक योगदान क्या है? सीमित रह गया है। क्लियर हो गया? समाप्त हो गया। हमने 1 का ए भी देख लिया है, अब हम लोग 1 का बी देखेंगे। तो इसमें इतना ही रहने देते हैं। ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।